Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. भारत एक ऐसा नाम जो जहन में आते ही विशालता, विविधता और एक अनूठी पहचान का एहसास कराता है। उत्तर में आसमान छूते बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण में लहराते समुंदर तक, पूरब के घने जंगलों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तान तक, यहाँ भूगोल के लगभग सारे रंग मौजूद हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भारत के इस भूगोल को समझना सिर्फ एक एकेडमिक जरूरत नहीं, बल्कि ये एक मजबूत नींव है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की भूगोल की किताब के अध्याय 7 हमारा देश भारत में दिए गए तथ्यों और अवधारणाओं को गहराई से समझेंगे। अच्छा। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि ये भौगोलिक तत्व भारत की जलवायु, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए भारत की इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं इसके नक्शे पर, इसकी स्थिति से। कहाँ है भारत इस दुनिया के नक्शे पर? सबसे बुनियादी बात, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में? हाँ, यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर के उत्तर में। अगर हम इसकी मुख्य भूमि की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। अक्षांश मतलब वो काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम जाती हैं और भूमध्य रेखा से दूरी बताती हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार? देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर? हाँ, यहाँ पूर्वी देशांतर ध्यान देने वाली बात है। यानी भारत ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के पूर्व में स्थित है। अच्छा, तो ये अक्षांश और देशांतर मिलकर भारत को पृथ्वी पर एक खास जगह देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में होना और पूर्वी देशांतर में होना, इसका भारत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में होने का सीधा असर तो जलवायु पर पड़ता है। हाँ। साथ ही एक और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। करीब करीब बीच से? कौन कौन से राज्यों से? हाँ, लगभग ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर जाती है। अच्छा, इसका बीच से गुजरना क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत को मोटे तौर पर 2 जलवायु कटिबंधों में बांटती है। दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, और उत्तर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय, जिसे सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ये भारत की जलवायु की विविधता, खासकर जो मानसून का पैटर्न है, उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है। और एशिया में इसकी लोकेशन? हाँ, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में यह स्थिति भारत को हिंद महासागर में एक रणनीतिक बढ़त भी देती है। ये पुराने वक्त से ही व्यापार मार्गों का केंद्र रहा है। सही कहा। और भारत का पूर्व से पश्चिम का फैलाव भी तो काफी ज्यादा है। आपने बताया 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक, मतलब लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क। जी हाँ, लगभग 29 डिग्री से ज्यादा का। इसका समय पर क्या असर होता होगा? अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय? हाँ, अगर स्थानीय समय देखें तो बिल्कुल। गुजरात के पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ सकता है। 2 घंटे? हाँ, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट। तो लगभग 29 डिग्री का मतलब हुआ करीब 116 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे। ओह! लेकिन इतने बड़े देश में कामकाज की सुविधा के लिए सोचिए, रेलवे, फ्लाइट्स, कम्युनिकेशन, इन सब में एकरूपता चाहिए। हाँ, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एक मानक समय की जरूरत होती है। तो भारत का मानक समय कैसे तय होता है? कौन सी देशांतर रेखा से? इसके लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व? हाँ, ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है, ऐसा माना जाता है। इसी रेखा पर जो स्थानीय समय होता है
उसे ही पूरे देश का मानक समय यानी भारतीय मानक समय IST माना जाता है। और ये GMT से कितना आगे है? ये GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। ये समझना जरूरी है। प्रीलिम्स में तो ये फैक्ट सीधे पूछ लेते हैं, अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मानक याम्योत्तर। बिल्कुल। और मेंस में भारत की लोकेशन का उसकी जलवायु, कृषि, व्यापार पर क्या असर है, ये समझने के लिए ये बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब बात करते हैं भारत के आकार और इसके पड़ोसियों की। ठीक है। आकार के लिहाज से भारत कितना बड़ा है? दुनिया में कहाँ आता है? भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मतलब करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा है। हाँ, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? हमसे बड़े कौन है फिर? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद भारत का नंबर आता है। अच्छा। और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? उत्तर में कश्मीर से लेकर, मतलब अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर, दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है करीब 3,200 किलोमीटर। 3,200 किलोमीटर। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक चौड़ाई है लगभग 2,900 किलोमीटर। ये विशाल आकार, इसके क्या मायने हैं? क्या मतलब सिर्फ एक बड़ा देश होना? नहीं, सिर्फ बड़ा देश होना नहीं। इतने बड़े आकार का मतलब है जलवायु में जबरदस्त विविधता। सोचिए, कहीं बर्फीले पहाड़, कहीं तपता रेगिस्तान। हाँ, कहीं घने जंगल, कहीं उपजाऊ मैदान। बिल्कुल, और लंबी तटरेखा भी। इसी आकार के कारण हमें अलग अलग तरह की मिट्टी, वनस्पति, खनिज संसाधन मिलते हैं। ये सब हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को बनाते हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी हैं। इतने बड़े देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, प्रशासन चलाना, देश के हर कोने तक विकास पहुंचाना, ये सब आसान नहीं है। अब पड़ोसियों की बात करते हैं। कौन कौन से देश भारत के साथ अपनी जमीनी सीमाएं, मतलब लैंड बॉर्डर साझा करते हैं? भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम से शुरू करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। फिर उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये हो गए 7 देश। और समुद्री सीमाएं, मतलब समुद्र के पार कौन है पड़ोसी? हाँ, दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जलडमरू मध्य यानी पर्ल स्ट्रेट द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य, ये क्या है? ये पानी का एक संकरा सा रास्ता है जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, इन पड़ोसियों और सीमाओं का क्या रणनीतिक महत्व है, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस? ये बहुत अहम है। देखिए, लंबी स्थलीय सीमाएं, खासकर जहां मुश्किल इलाके हैं जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ। हाँ, पहाड़ी इलाके। हाँ, वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील होती हैं। दूसरी तरफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ हमारे गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। और हिंद महासागर? हिंद महासागर में हमारी जो सेंट्रल लोकेशन है वो हमें समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है, ये मेंस के लिए हमेशा ही हॉट टॉपिक्स रहते हैं। यानी आकार और पड़ोसी दोनों ही भारत की भू राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब जरा संक्षेप में प्रशासनिक विभाजन पर भी बात कर लेते हैं। देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है ना? हाँ, बिल्कुल। इतने बड़े देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश? हाल में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का स्टेटस बदला। बिल्कुल। तो यूपीएससी की तैयारी करने वालों को हमेशा लेटेस्ट आधिकारिक जानकारी से अपडेट रहना चाहिए कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये विभाजन किस आधार पर होता है, मतलब राज्य क्यों बनाए जाते हैं? मुख्यतः भाषा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है। कोशिश ये रहती है कि शासन को आम लोगों के करीब लाया जा सके और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ठीक है, चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो भारत की विविधता को शायद सबसे अच्छे से दिखाता है, यहाँ के भौतिक विभाग या फिजिकल डिविजन्स। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही दिलचस्प है। भारत में धरातलीय आकृतियों की जबरदस्त विविधता है।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, विशाल मैदान हैं, पुराने पठार हैं, रेगिस्तान हैं, लंबे लंबे तटीय मैदान और द्वीप भी हैं। सब कुछ है। विभागों में बांटते हैं। 6 विभाग। शुरुआत कहाँ से करें? उत्तर से, हिमालय से? हाँ, सबसे अच्छा है उत्तर के विशाल पर्वत हिमालय से शुरू करें। हिमालय नाम का मतलब ही है बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। बर्फ का घर। ये पर्वत श्रृंखलाएं भारत के उत्तर में एक विशाल चाप यानी एक आर्क की तरह पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची और कह सकते हैं सबसे ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखलाओं में से हैं। और इसमें कई रेंज है ना, पैरेलल रेंजेस? हाँ, इसमें मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। 3? कौन कौन सी? सबसे उत्तर में है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री? ये सबसे ऊंची श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और कंचनजंगा जो भारत में है, वो इसी हिमाद्री का हिस्सा है। और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती होगी? हाँ, साल भर बर्फ से ढकी रहती है। और यहाँ बहुत से हिमनद यानी ग्लेशियर्स हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी ज्यादातर सदाबहार नदियां इन्हीं ग्लेशियरों से निकलती हैं। अच्छा, ये हुई सबसे उत्तरी रेंज। हिमाद्री के दक्षिण में क्या है? हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है उसे मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। हिमाचल? हाँ, इसकी ऊंचाई हिमाद्री से कम है, लेकिन यहाँ बहुत से प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हिल स्टेशंस हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब। यहाँ की बनावट भी थोड़ी अलग है। और सबसे दक्षिणी श्रृंखला? हिमालय की सबसे बाहरी रेंज? सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे कम ऊंची श्रृंखला है। शिवालिक? हाँ, माना जाता है कि ये उन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और गाद के जमाव से बनी है जो हिमालय से उतर कर आती हैं। यहाँ कुछ घाटियां भी मिलती हैं जिन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून एक दून है। तो ये 3 समानांतर श्रृंखलाएं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, मिलकर हिमालय बनाती हैं। भारत के लिए इनका क्या महत्व है? ये सिर्फ ऊंचे पहाड़ तो नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हिमालय भारत के लिए एक वरदान की तरह है, कई मायनों में। जैसे? पहला, ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है। मध्य एशिया से जो बर्फीली ठंडी हवाएं आती हैं, उनको रोककर हमें कड़ाके की ठंड से बचाता है। अच्छा। दूसरा, ये मानसूनी हवाओं को रोकता है और उत्तर भारत में खूब बारिश कराता है। अगर हिमालय न होता तो शायद उत्तर भारत इतना हरा भरा न होता। सही बात है। तीसरा, जैसा हमने कहा, ये हमारी ज्यादातर बड़ी नदियों का सोर्स है। पानी पीने के लिए, खेती के लिए सब इन्हीं नदियों पर निर्भर है। चौथा? ये हमारी उत्तरी सीमा की रक्षा करता है एक तरह से। प्राकृतिक सीमा? हाँ। और पांचवा, ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु यहाँ मिलते हैं। और आजकल क्लाइमेट चेंज के दौर में तो ग्लेशियरों की सेहत और भी चिंता का विषय है। बिल्कुल। हमारी जल सुरक्षा सीधे तौर पर हिमालय के ग्लेशियरों से जुड़ी है। ठीक है, हिमालय से उतरकर नदियां मैदानों की ओर आती हैं, तो अगला विभाग हुआ उत्तरी भारतीय मैदान। हाँ, हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं विशाल उत्तरी भारतीय मैदान। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले मैदानों में से हैं। सबसे उपजाऊ क्यों? इनका निर्माण मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाखों सालों से बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल के जमाव से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी मतलब वो बारीक मिट्टी और गाद जो नदियां पहाड़ों से लाती हैं? बिल्कुल। और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसीलिए ये पूरा क्षेत्र खेती के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसे भारत का अनाज का कटोरा भी कहते हैं। अनाज का कटोरा? क्या क्या उगता है यहाँ? यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, लगभग हर तरह की फसलें उगाई जाती हैं। समतल जमीन है, पानी आसानी से मिल जाता है, मिट्टी उपजाऊ है, तो यहाँ प्राचीन काल से ही बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसी। क्या इन मैदानों में भी कोई अंदरूनी विविधता है या ये बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं, थोड़ी बहुत विविधता है। जैसे नदियों के पास के इलाके जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी बिछा देता है, उसे खादर कहते हैं। ये ज्यादा उपजाऊ होती है। खादर, नई मिट्टी? हाँ। और नदी से दूर के पुराने जलोढ़ वाले इलाके भंगर कहलाते हैं। वो खादर जितने उपजाऊ नहीं होते। अच्छा, खादर और भांगर। इसके अलावा नदियां अपने मैदानी रास्ते में कई तरह की आकृतियां बनाती हैं, जैसे विसर्प यानी मियांडर्स जब नदी सांप की तरह घूमती है। हाँ। या फिर गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक्स जब नदी अपना रास्ता बदल लेती है और उसका मुड़ा हुआ हिस्सा झील बन जाता है। अच्छा। और जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलती हैं, वहां वे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं।
सुंदरबन डेल्टा। हाँ, सुंदरबन डेल्टा, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। अद्भुत। चलिए, मैदानों से अब पश्चिम की ओर चलें तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। बात करते हैं महान भारतीय मरुस्थल की। हाँ, थार मरुस्थल। ये भारत के पश्चिमी भाग में है, खासकर राजस्थान में, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में। ये एक शुष्क, गर्म और रेतीला इलाका है। शुष्क मतलब बारिश बहुत कम? बहुत ही कम। साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ। तो फिर यहाँ का जीवन और लैंडस्केप कैसा होगा? कम बारिश और तेज गर्मी के कारण यहाँ वनस्पति बहुत कम है। ज्यादातर कंटीली झाड़ियां और कैक्टस जैसे पौधे ही दिखते हैं। और रेत? हाँ, दूर दूर तक रेत के टीले फैले होते हैं। हवा से रेत एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है। टीलों का आकार बदलता रहता है। यहाँ अर्धचंद्राकार बालू के टीले भी मिलते हैं, जिन्हें बरखान कहते हैं। बरखान? जाहिर है, यहाँ पानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने और यहाँ की प्रकृति ने इस माहौल में जीना सीख लिया है। ऊंट यहाँ के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और यहाँ की संस्कृति भी बहुत रंगीन है। बिल्कुल। थार मरुस्थल अपनी अनूठी संस्कृति और लोक कलाओं के लिए भी जाना जाता है। चलिए, अब चलते हैं भारत के उस हिस्से की ओर जो भूगर्भीय रूप से सबसे पुराना माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, पेनिनसुलर प्लाटो। ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित एक मेज की आकृति वाला, मतलब टेबल जैसा, उठा हुआ विशाल भूभाग है। हाँ। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार? और ये बना कैसे? ये पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, जो कभी एक बहुत बड़ा प्राचीन महाद्वीप हुआ करता था। इसीलिए इसे भारत का सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है। अच्छा, सबसे पुराना। इसके अंदर भी क्या कोई विभाजन है? हाँ, मोटे तौर पर इसे दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक है मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा है दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लाटो। इनको कौन अलग करता है? नर्मदा नदी इस पठार को लगभग दो हिस्सों में बांटती है। नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा, जिसमें मालवा पठार, बुंदेलखंड, भगेलखंड, छोटा नागपुर पठार आते हैं, वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है। ठीक है। इसी के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हालांकि अब ये काफी घिस चुकी है, अपरदित हो चुकी है। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी इसी मध्य उच्च भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और नर्मदा के दक्षिण वाला हिस्सा? वो दक्कन का पठार है। ये भी त्रिभुजाकार है। इसके पश्चिमी किनारे पर हैं पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, और पूर्वी किनारे पर हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनमें क्या फर्क है? पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे हैं और एक लगातार श्रृंखला की तरह हैं, जिन्हें पार करना मुश्किल है सिवाय कुछ दर्रों के, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं और बीच बीच में टूटे फूटे हैं। टूटे फूटे क्यों? क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां इन्हें काटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अच्छा, और दक्कन पठार की मिट्टी? दक्कन पठार का एक बड़ा हिस्सा ज्वालामुखी लावा के जमने से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए। आपने नर्मदा नदी का जिक्र किया। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में क्या खास बात है? क्या ये हिमालय की नदियों जैसी हैं? नहीं, ये अलग हैं। पहली बात तो ये कि ये ज्यादातर मौसमी होती हैं, बारिश पर निर्भर करती हैं। दूसरी बात, ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाती हैं? हाँ, लेकिन नर्मदा और तापी ये दो मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर? ऐसा क्यों? क्योंकि ये भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज से होकर बहती हैं। ये जमीन के धंसने से बनी लंबी घाटियां हैं और इनका ढलान पश्चिम की तरफ है, इसलिए ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाती? नहीं, ये डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारनदख यानी एस्चुरीज बनाती हैं, जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिलता है। बहुत दिलचस्प। इस पठारी क्षेत्र का आर्थिक महत्व क्या है? ये क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, खासकर छोटा नागपुर पठार। उसे तो भारत का रूर या भारत का खनिज हृदय स्थल कहते हैं। रूर जर्मनी वाला? हाँ, उसी की तरह। यहाँ कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। काली मिट्टी कपास के लिए वरदान है, जैसा हमने कहा। पश्चिमी घाट अपनी जबरदस्त जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ कई शानदार झरने या जलप्रपात भी हैं। तो ये पठार बहुत महत्वपूर्ण है।
अच्छा, पठारों के किनारों पर तटीय मैदान है ना? कोस्टल प्लेन्स, हाँ बिल्कुल। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर, पश्चिम में पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, और पूर्व में पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच संकरे तटीय मैदानों की पट्टियां हैं। क्या पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान एक जैसे हैं या इनमें भी फर्क है? नहीं, इनमें काफी अंतर है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही पतले। अच्छा। इनके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, जो महाराष्ट्र गोवा में है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं, कर्नाटक में। और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, केरल में। मालाबार तट, यह कुछ खास है शायद? हाँ, मालाबार तट पर कयाल पाए जाते हैं। ये बैकवाटर्स हैं, मतलब झीलों और लैगून की एक श्रृंखला जो समुद्र के समानांतर चलती है। ये नाव चलाने, मछली पकड़ने और टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर हैं। हाँ, मैंने सुना है कयाल के बारे में। पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह भी ज्यादा हैं, जैसे मुंबई, कांडला, कोच्चि। ठीक है। और पूर्वी तटीय मैदान? दूसरी ओर पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़े और समतल हैं। पश्चिमी मैदानों की तुलना में काफी चौड़े। चौड़े क्यों हैं? क्योंकि यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, और वो अपने साथ लाई मिट्टी से बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इन डेल्टाओं ने मैदान को चौड़ा कर दिया है। अच्छा, इनके भी नाम हैं? हाँ, पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। और इन डेल्टाओं में चावल की खेती खूब होती है। तो इन तटीय मैदानों का मुख्य योगदान हुआ कृषि, खासकर चावल, मछली पालन और व्यापार, बंदरगाहों की वजह से। बिल्कुल सही। पूर्वी तट के डेल्टा चावल उत्पादन के लिए बहुत अहम हैं। दोनों तटों पर मछली पकड़ना एक बड़ा व्यवसाय है, और देश के कई बड़े बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हुगली नदी पर, विशाखापत्तनम, पारादीप, ये सब इन्हीं तटों पर स्थित हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गेटवे हैं। ठीक है। अब आखिर में आते हैं भारत के छठे भौतिक विभाग पर, द्वीप समूह, द आइलैंड्स। हाँ, भारत में दो मुख्य द्वीप समूह हैं। दो? कौन कौन से? पहला है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये अरब सागर में है, केरल तट से कुछ दूर पश्चिम में। लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और इनकी खासियत ये है कि ये प्रवाल द्वीपों यानी कोरल आइलैंड से बने हैं। कोरल आइलैंड्स मतलब ये मूंगा नामक छोटे समुद्री जीवों के कंकालों के लगातार जमा होने से बने। ये एटॉल प्रकार के द्वीप हैं। अच्छा, मूंगे से बने द्वीप। और दूसरा समूह कौन सा है? दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में है और उत्तर से दक्षिण तक एक लंबी चेन की तरफ फैले हुए हैं। अंडमान और निकोबार, ये लक्षद्वीप से अलग कैसे हैं? ये लक्षद्वीप की तुलना में ज्यादा बड़े हैं, संख्या में भी बहुत ज्यादा हैं और ज्यादा बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि ये समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के शिखर हैं, जो पानी से ऊपर दिख रहे हैं। डूबे हुए पहाड़। हाँ, एक तरह से। इन्हें मुख्य रूप से उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में बांटा जाता है। यहाँ कुछ खास ज्वालामुखी वगैरह? हाँ, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित हो सकता है। मतलब एनसीईआरटी के कुछ संस्करणों में इसका उल्लेख है। यहाँ की वनस्पति भी घने जंगलों वाली है, लगभग भूमध्य रेखीय प्रकार की। और इन दूर स्थित द्वीपों का भारत के लिए क्या महत्व है? ये द्वीप सामरिक दृष्टि से, मतलब स्ट्रेटेजिकली, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंद महासागर में भारत की पहुंच को बढ़ाते हैं और हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में हमारी नौसेना के लिए बेस के तौर पर अहम भूमिका निभाते हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से? पर्यावरण की दृष्टि से भी इनकी अपनी अनूठी जैव विविधता है, खासकर समुद्री जीवन। यहाँ की प्राचीन जनजातीय संस्कृतियां भी बहुत खास हैं, और खूबसूरत समुद्री तट और साफ पानी इन्हें टूरिज्म के लिए भी बहुत आकर्षक बनाते हैं। तो हमने देखा कि भारत का हर भौतिक विभाग कितना अलग है और कितना महत्वपूर्ण है। हिमालय प्रहरी की तरह खड़ा है, मैदान हमें अन्न देते हैं, पठार खनिजों का भंडार है, तट व्यापार के द्वार है, और द्वीप हमारी समुद्री पहुंच और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, और इन सब की अपनी खास भू आकृतियां हैं, जैसे हिमाद्री, शिवालेख, भांगर, खादर, बरखान, दक्कन ट्रैप, सह्याद्री, कयाल, डेल्टा, प्रवाल द्वीप। ये सब नाम और इनकी लोकेशंस प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, मैप बेस्ड सवालों के लिए तो ये जानना ही होगा। और मेन से दृष्टिकोण से ये समझना जरूरी है कि ये सभी भौतिक विभाग आपस में कैसे जुड़े हैं और मिलकर भारत की जलवायु, जल संसाधन, मिट्टी, खेती, जनसंख्या का वितरण, आर्थिक गतिविधियां और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह से प्रभावित करते हैं। सही कहा। भारत के भूगोल की ये समझ, ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है। ये पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
कई विषयों के उत्तर लिखने में मदद करती है। बिल्कुल, ये एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है। वाकई भारत की भौगोलिक विविधता अद्भुत है। आज हमने एनसीईआरटी के आधार पर इसकी स्थिति, आकार, पड़ोसियों और खासकर इसके 6 प्रमुख भौतिक विभागों को समझने की एक कोशिश की। हाँ, और ये समझना यूपीएससी की तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि भारत को उसके सही परिप्रेक्ष्य में जानना और महसूस करना है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। भारत में इतनी भौगोलिक और स्थलाकृति विविधता है, इतनी भाषाएं, इतने कल्चर हैं, फिर भी वो कौन से तत्व हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हों, ऐतिहासिक हों या फिर खुद भौगोलिक हों, जैसे कि मानसून, जो पूरे देश को एक साथ प्रभावित करता है, जो इस विशाल और विविध भूभाग को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोते हैं। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से ये एक गहरा सवाल है। और हाँ, इन विषयों की और गहरी समझ के लिए एनसीईआरटी की मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना हमेशा सबसे बेहतर रहता है। वो बेस हैं। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.